पहले स्वागत है आपका ए टू मोटिवेशन के पॉडकास्ट में जिसका नाम है टेंजर टॉक। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। मैं थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है कि आपको धार्मिक गुरु कहना गलत नहीं होगा। आज के प्रोस्पेक्ट में बहुत लोग आपको मानते हैं, पर मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना सुना हूँ आपके बारे में, मेरा पहला सवाल उसी से रिलेटेड है। इतनी छोटी उम्र में मैंने अभी सुना कि आप सिर्फ 6 साल की उम्र से स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्म में है। जनरली आज का यूथ आध्यात्म को समझता तक नहीं है, आपने 6 साल की उम्र से ही शुरू कर लिया। ये कैसे हुआ? वो जर्नी थोड़ा आप बताइए प्लीज। जर्नी की शुरुआत परिवार से ही हुई हम्म, कि मेरे घर का माहौल हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस था। हम्म, हम सभी शाम को हनुमान चालीसा एक साथ करते थे, हफ्ते में एक दिन कीर्तन करते थे। हम्म, तो उस वजह से मेरा झुकाव हमेशा इसी ओर रहा हम्म, और उस झुकाव को मेरे माता पिता ने प्रोत्साहन दिया और उस वजह से 6 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की। पहले भजनों से की, फिर कथाओं से की, फिर अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर। तो वो जर्नी रुकी नहीं है अभी तक एंड आई होप आगे भी ना रुके, कुछ ना कुछ नया होता रहे। तो यही एक जर्नी है जिसमें बस परिवार का माहौल, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, जिन्होंने एक इंटरेस्ट बचपन में ही जगा दिया था आध्यात्मिकता की ओर, और शायद उसी ने मुझे हेल्प किया आज इस जगह पर खड़े होने के लिए। हम्म। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं भी जब आप ये बता रहे थे मुझे कि आपके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट किया, तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि अभी बच्ची है, इसकी पढ़ाई रह जाएगी अगर इन सब चीज़ों में पड़ गई तो। और ये भी जानना चाहते हैं कि आपने, अगर उन्होंने इस चीज़ में भी सपोर्ट किया, तो आपका स्टडीज़ कैसे कंप्लीट हुआ? उन्होंने पूरा बैलेंस रखा ओके। और ग्रेजुएशन डिग्री तो मुझे लेनी ही थी। तो ओके। मैंने बीकॉम तक की पढ़ाई की है और तब तक मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पढ़ने में भी उतना ही सपोर्ट किया कि मेरे साथ साथ वो भी पढ़ते थे। जो आध्यात्मिक किताबें हम पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ते थे, मुझे समझाते थे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम था आज के हिसाब से कि मैं कंटिन्यूअसली पूरा समय अपना उसको दे पाऊँ। तो वो भी पढ़ते थे, वो मुझे बेस्ट पार्ट्स निकाल के ला के देते थे कि ये तुम पढ़ सकती हो। और फिर स्कूल के साथ भी उन्होंने पूरा स्कूल कॉलेज में मेरा सपोर्ट किया, उस चीज़ में भी मुझे पढ़ाना, ट्यूशन्स लगाना, ट्रैवलिंग भी अगर हो रही है तो उसको कैसे ईज़ में रखना ताकि मुझे दिक्कत ना आए, ये पूरा ध्यान उन्होंने रखा। तो एक बैलेंस बनाकर वो चले। और जैसा मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है। कई लोग हैं जो मैं जिस अभी एज में हूँ उस एज में अब स्ट्रगल करेंगे। मैंने बचपन में कर लिया वो स्ट्रगल। तो एक पीरियड है बस स्ट्रगलिंग का, तो मेरा वो पीरियड बचपन में आ गया था, जिस वजह से अभी मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ और जो चीज़ें मुझे शायद अभी सीखनी चाहिए वो मैंने उसी वक्त सीख ली। तो चाहे वो रिजेक्शंस देखना हो, फेलियर्स हैंडल करना हो, उनसे सीख लेना हो, ये मैंने काफ़ी यंग एज में देख लिया था। ओके। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि आप इतने शांत हैं, इतने काम हैं। स्ट्रगल जो आपने बोला, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का स्ट्रगल आपने फेस किया, और दूसरा उससे आप ओवरकम कैसे हो, बाहर कैसे निकले? स्ट्रगल इज स्टार्टिंग में, देखिए कोई भी फील्ड होती है तो, और कंपटीशन भी बहुत होता है, आपके आसपास लोग होते हैं और क्योंकि आप नए हैं तो आपको उतने मौके नहीं दिए जाते, आप बच्चे हैं तो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें एक तरीके से मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करने का ही तरीका था मेरा, कि आप कोशिश कर रहे हैं सीरियस होने की, अपना काम अच्छे से करने की, और आपको उतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा। और हम जो दूसरा स्ट्रगल मैं मानती हूँ अपने लाइफ का, कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, तो इतना भी हम नहीं कर सकते थे कि ऑल टाइम फ्लाइट्स की जर्नी हो पाए, तो ट्रेन्स में जाते थे और स्कूल मिस ना हो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा जाता था। तो वीकेंड्स में ही या समर वेकेशंस में होता था, और अगर वापस स्कूल आना है तो मोस्टली जर्नीज ऐसी होती थी कि 5 साढ़े 5 बजे हम अपने जगह घर पहुंचते थे, स्टेशन पहुंचते थे, और ट्रेन में ही ड्रेस अप करके स्कूल के लिए डायरेक्टली स्कूल जाते थे। तो रात की नींद कई बार ठीक से होती नहीं है, पर आपको स्कूल भी अटेंड करना पड़ता है। आने के बाद भी ट्यूशन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आज के टाइम पे बहुत हो गए हैं बच्चों के लिए। तो ये सब होता रहता है। और सबसे बड़ी जर्नी आई वुड से, जब मैंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा तैयार की थी, 7 डेज की होती है वो, 7 दिन की, तब मेरा बोर्ड्स था 12th का। ओके। तो मुझे लगता है कि वो 1 साल ही मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन साल था, जब मैं दो बहुत बड़ी चीज़ें कर रही थी। तो ठीक है, वो जर्नी निकल गई,
लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला चीज़ बैलेंस करना सिखाया कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी भी क्या है वो भी आपको समझा देती है एग्जैक्टली। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको कैसे आपको आगे रखना है, लेकिन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये सारी मैच्योरिटी और फेलियर्स को हैंडल करना, उस वक्त उससे सीख लेना कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब होगा, पर बचपन में जब मैं इन चीज़ों को देखती थी, इंसल्ट्स या रिजेक्शन ये सब हैंडल करती थी, तो मेरा कंप्लेन हमेशा भगवान से होता था, ना कि किसी और से। मुझे उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं का मतलब ही कि आप रीज़न जानना चाहते हैं। तो रीज़न ही आपको एक लेसन की ओर लेकर जाता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ क्योंकि बहुत यंग एज में हुई, तो अब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फेलियर आए तो मैं तुरंत लेसन की ओर मुड़ जाती हूँ कि नहीं, बाकी अपसेट होना ये चीज़ें होती रहेगी, पर ये अभी सिखाना क्या चाह रहा है इस पे फोकस करो और सल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। तो ये मुझे उस चीज़ों की वजह से मिला है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग बच्ची समझ के इग्नोर कर रहे थे या सीरियसली नहीं ले रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हमने क्या किया। बट थैंक यू, नहीं लिया आपने, क्योंकि उसी वजह से मुझे इतनी सीख मिली। तो कई बार जैसा मैंने कहा, लेसन्स है ये भी, कि वो भी भगवान के लेसन्स है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि चोट लगी तब भी हम ये कहें कि नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं नहीं लगी है। क्यों लगी है ये सोचो, कि क्या मैं तेज चल रहा था, या मैं जोर से दौड़ रहा था, या मैं ठीक तरीके से मैंने चीज़ों को, रास्ते को नहीं समझा है। ये समझो, पॉजिटिव होना नहीं कि जो हुआ उसको नकार दो। पॉजिटिविटी कि जो नेगेटिव भी हुआ है वो क्यों हुआ है उसकी तरफ अपना ध्यान मोड़ो। तो क्या मैं ठीक हूँ? आप मुझे बताइएगा कि 6 साल की उम्र में एज अ हॉबी आपने आध्यात्म को ज्वाइन किया, क्योंकि आपको अच्छा लगता था, जी बट इवेंचुअली आपने इसको अपना करियर बनाने का सोचा। जी। तो मैं अगर ठीक हूँ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग पीरियड में जो आपको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग कौन थे? आई मीन उनका प्रोफेशन क्या था? कि आप या प्रोफेशन जो आपको बुला रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा नहीं, तो आप बिकॉज आप रिलीजियस वर्क्स में अलाइन थी, आप गीता के पाठ करती थी, तो जो दूसरे गीता के पाठ करते थे वो आपको अपोज करते थे, क्या सीन था वो जानना था नहीं, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगी। और मैं शुरुआत में मैंने गीता के पाठ नहीं, मैंने भजनों से शुरुआत की थी। और भी कई तरीके होते थे, हम कहीं फंक्शंस में भी जाते थे। तो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपको जो बुला रहे हैं उनमें से कई लोग होते हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर है, कि कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। एग्जैक्टली। तो शुरुआत में आपको नहीं किया जाता है, एंड अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड इतना टफ नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ को मान लिया था कि इट्स ओके, ये नॉर्मल है। अभी आपने इतना कुछ शायद नहीं किया है इस फील्ड को, आपने इतना, आपका योगदान नहीं है कि लोग आपको इतना सीरियसली ले। तो आप योगदान दीजिए, आप इतना काम करिए इस फील्ड के लिए कि तब आपको जाके लोग बोले कि हाँ इसने काम किया है। तो अभी आपने इतना नहीं किया, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि आइए सब मुझे रिस्पेक्ट करिए, सब मेरा, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मेरी ये थिंकिंग है कि जब तक आप उस जगह को उतना योगदान नहीं देते हैं, आपको वापसी भी नहीं मिलती है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जब आप नए लोग आ रहे हैं तो आपको थोड़ा काइंड होना चाहिए। तो ये दूसरी सीख मैं दूसरी तरफ भी देना चाहूँगी, और ये किसी भी फील्ड में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप रिलीजियस फील्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या डिसिप्लिन नहीं होता है काम को लेकर, या अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन को लेकर लोग प्रोफेशनल नहीं होते, सब होते हैं। तो उनकी भी एक रीति रिवाज है, उनका भी एक तरीका है काम करने का। बट हाँ, हर काम में, चाहे ऑफिस है, रिलीजियस फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, कहीं भी है, बी काइंड। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप लोगों को लेकर थोड़े काइंड हो जाइए, और आप दुनिया को एक अच्छी जगह ही बना रहे हैं रहने के लिए। दैट्स इट। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूँ मैं। हिंदी भाषा जो हमारी है बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी भाषा है। लोग बहुत कम इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शब्द बहुत सुलझे हुए हैं। बहुत कम लोग इतने एक्सप्रेसिवली हिंदी को बोल सकते हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि आपने जब ग्रेजुएशन के लिए अपना फील्ड चुना तो वो फील्ड क्या था?
बीकॉम कॉमर्स ही अच्छा, चुना तो था आपने मैंने। उसमें कोई अच्छा बीकॉम में चले गए। जी। ये तो बहुत अमेजिंग है कि आप टू बी वेरी ऑनेस्ट थी कि मुझे डिग्री लेनी थी, हाँ और क्योंकि मैं अपना दूसरा काम कर रही कर थी, रही ठीक तो है। यहाँ पर मुझे नहीं लगा था हम्म, कि मुझे इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना है। तो मेरा ध्यान एक्चुअली मेरे दोस्तों की तरफ था ओके। कि वो कौन सा फील्ड चुन रहे हैं, कि मुझे तो एक बैलेंस बना के काम करना है, क्योंकि बाकी मेरी पढ़ाई तो कहीं और चल रही है और बहुत सीरियसली चल रही है। तो पर लास्ट में मुझे लगा, पता चला कि बहुत ही मेहनत लगी मुझे। मैं कोई और फील्ड ले सकती थी जहाँ एक बैलेंस इजीली बन सकता था जो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड होता, बट दोस्त भी दोस्त होते हैं, तो मैंने दोस्तों के चक्कर में ये बीकॉम फील्ड चुना कि वो जिस फील्ड में, जो जिस कॉलेज में जाएंगे वहीं जाऊं, ताकि क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ प्रॉपरली नहीं हुई। मैंने जिस कॉलेज को, वहाँ पे जनरली आप एग्ज़ाम देने ही जाते थे, रोज़ रोज़ कॉलेज नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल लाइफ मैंने बहुत रेगुलर वे में की है और उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल करती थी, टीचर से डांट भी बहुत पड़ती थी, और आप उस वक्त नहीं समझा सकते कि आपकी एज भी छोटी है, आपको नहीं पता अब यहाँ भी लोग सीरियसली लेंगे कि नहीं उस बात को। आई वाज टू स्कैर्ड ये बताने को कि मैं क्या करती हूँ या मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और इस वजह से थोड़ा भी जो डिसबैलेंस बन रहा है तो बहुत डांट भी पड़ती थी। तो उस वजह से मैंने कॉलेज के लिए अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अब कॉलेज ऐसा हो जहाँ मुझे रेगुलरली ना जाना पड़े, थोड़ा ईज रहे, मैं पढ़ाई कोई ज़रूरी क्लासेस है जाऊँ, एग्जाम्स है तब जाऊँ, अदरवाइज नहीं। तो उस वक्त मेरा मन था कि उतने दिनों में भी आई वांट कि कोई ऐसे आसपास हो जिनको मैं जानती हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूसली नहीं जान रहे हो तो आप दोस्त बनाएंगे नहीं, तो आप उन्हीं के बीच जाइए जो ऑलरेडी दोस्त हैं। तो इस वजह से मैंने बीकॉम चुना। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आसान तो आर्ट्स होता है, आज तक यही सुनते आए थे। इन्होंने फील्ड दूसरा चूज करना, कॉमर्स में आए। कॉमर्स में आए, आपको लगता है कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो कहीं मुझे काम आ रही है, या फिर ठीक है नहीं लगता है ना ऐसे किया है, पेस्ट हो हाँ, गया। नहीं, आई थिंक वो बैलेंस बनाने के चक्कर में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि वो दो अलग फील्ड था और मल्टीटास्किंग हुई मेरे लिए, एक कि दिमाग दो तरफ चल रहा है, एक तरफ पूरी तरीके से कॉमर्स में चले जाते हैं, एक तरफ पूरा अध्यात्म में चले जाते हैं, लेकिन आपको दिमाग बैक टू नॉर्मल वापस कॉलेज में कोई काम है तो लाना पड़ता है। तो ये शायद मुझे बहुत हेल्प किया, और आज के टाइम पे मैं मल्टीटास्क अच्छे से कर पाती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। तो शायद हर काम आपको कोई ना कोई लेसन तो देकर जाता है, वेस्ट तो आई डोंट थिंक कुछ भी होता है। वो दिख रहा है ना एक्चुअली, आपका मन कॉमर्स की तरफ जब जा रहा है तो मोह माया की तरफ लेके जा रहा है। पैसा ऑब्वियसली आपने बैलेंस बना के रखा, आध्यात्म की तरफ भी उतना ही हूँ। मेरा अगला सवाल आध्यात्म को लेके है। आपको लगता है इंडिया में यूथ आध्यात्म को बहुत अंडररेट करके चलता है, समझता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी को? यूथ के लिए डायरेक्टली नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स ने निभाया है। तो ये पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कई हद तक बच्चों को छोटी उम्र में स्पिरिचुअलिटी में डालते नहीं हैं। फर्स्ट, डर कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में ना चला जाए। सेकंड, उनको लगता है कि अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो खेल कूद की उम्र है, अभी जब अच्छी खासी उम्र आएगी तब करेंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत काम बनाता है, एक बहुत अच्छा सोचने का पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को, एक लार्जर स्केल में आपको काम करने की सोच देता है। और लार्जर स्केल का मतलब है जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने हर काम में 2-3 बार सोच रहे हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दुनिया के लिए कितना अच्छा है। ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। तो आई थिंक इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा आज के यूथ को है, क्योंकि उनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। ये मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि जिस तरीके से पढ़ाई में भी आज कंपटीशन है, आज के कॉलेजेस में 98-99 कट ऑफ है। आई डोंट नो हमारे बच्चे होंगे तब कट ऑफ क्या होगा, पता नहीं, 100 से तो ऊपर सीरियसली कि अब इतना कंपटीशन है तो बच्चा एज इट इज़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, पीयर प्रेशर है और ऑल टाइम कंपैरिजन है। तो ये तो बेस्ट एज है स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि वो जितनी प्रॉब्लम्स का भी सामना कर रहा है उतनी एज में जाके आई डोंट थिंक उसके पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे शायद वो रिटायरमेंट में होगा या आराम के मोड में होंगे। तो एज तो यूथ ही होनी चाहिए। और इसको अगर मैं भगवान से भी जोड़ूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कथाओं में कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आप 1-2 दिन पहले का चढ़ाते हैं या 10-15 दिन पहले का चढ़ाते हैं, रिएक्शन इज नहीं, फ्रेश चढ़ाते हैं। तो बोले फिर अपने आप को इतना पुराना करके क्यों चढ़ाते हो? एग्जैक्टली।
आप भी जब फ्रेश है, आप भी जब यंग है, आप सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ग्रैब अच्छे से कर सकते हैं, तो यही तो सही एज है स्पिरिचुअलिटी को जानने की। ना कि तब जब आप बहुत रिजिड हो चुके हैं, जब आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस एक ही लाइन पे चलता है, अब आप चेंज होना नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को। तो इसीलिए यूथ के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप एक छोटी उम्र में उनको इस चीज़ में डालिए, सो दैट वो आज के कंपटीशन का सामना अच्छे से कर सके। तो अब तो जितने लोग देख रहे हैं, हमने बहुत बार आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रहे हैं, हम लोग इसका वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में पूछूं अगर कि आध्यात्म क्या है, और अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो उसे पूरे दिन में कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई आम इंसान है, ठीक है, आपसे सुना, मुझसे सुना, बात की, तो क्या है आध्यात्म, और उसे पूरे दिन में आध्यात्मिक होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक सिंपल, जैसा आपने कहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल होना क्या है, कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी रिचुअल, एंड वो कोई भी फील्ड से हो सकता है, काम है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, परिवार है, कुछ भी है, करियर है, कोई भी रिचुअल आपके स्पिरिट के साथ हो रहा है, कि आत्मा से जुड़कर, वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, पर इसको सुनने के लिए समय देना पड़ता है। आज वो समय हमारे पास नहीं है, तो इसको सुनने के लिए आपको पहला पेशेंस लगेगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी पेशेंस की ओर लेकर अपने आप जाएगी। क्योंकि हम इतना मशीनों के साथ काम कर चुके हैं कि हमको हर चीज़ अब कुछ सेकंड्स में चाहिए, और ये सेकंड्स में काम नहीं करता। ये इसकी बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तभी ये आपको सही रास्ता देता है, और बिल्कुल सही रास्ता देता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, एक्चुअली आपके अपनी आत्मा की सुनो, अपनी स्पिरिट की सुनो, वो क्या बोल रहा है। तो वो सुन के अगर आप हर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं पर भी अच्छे से करो, अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, सब, वो स्पिरिचुअल है। ज़रूरी नहीं उसे पूजा पाठ करे तो ही वो स्पिरिचुअल होगा। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे इंटेंशंस के साथ कर रहा है, वो आदमी स्पिरिचुअल है। फिर आप डीप जाते हैं उसमें, तो आपको कई वेज मिलते हैं, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो लोगों की हेल्प करना है, तो वो कई फील्ड्स हो सकते हैं जब आप डीप जाए। पर अगर सिंपल शब्दों में, तो अच्छा इंटेंशन और ईमानदारी, अपने काम की तरफ जागरूकता, पेशेंस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल माइंड की ओर ही लेकर जाता है। क्या बात है। अगला सवाल मेरा ये है कि आध्यात्मिकता में जाने के लिए, जैसे आपने कहा कि आप कोई काम भी कर रहे हैं और अच्छे मन से कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, बिल्कुल सही बात है। पर कोई और चीज़ें भी कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि मैंने अभी सुना है कि जनरली जो आध्यात्मिकता में लोग होते हैं, उनका फूड प्रेफरेंस, जो खाना होता है, वो शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, ऐसा परसेप्शन, मैं सही बोल रहा हूँ गलत मुझे पता नहीं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि उनका फूड प्रेफरेंस भी अलग होता है, उनका मूड प्रेफरेंस अलग होता है, वो जहाँ रहते हैं वो जगह भी अलग होती है, कुछ अलग होता है, या फिर संसारिकता में रहते हुए भी अध्यात्म को अपनाया जा सकता है? संसार में रह सकते हैं, पर आपके काम, जैसा मैंने कहा कि आपकी सोच थोड़ी सी लार्जर पर्सपेक्टिव पे चली जाती है, जहाँ आप लोगों के बारे में भी सोचना। तो अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको पता है कि उससे किसी और को तकलीफ हो रही है, तो वो सोचते ही आदमी पीछे हट जाता है। अब अगर नॉन वेजिटेरियन में नहीं, जंक फूड्स भी है, जैसे हम गुणों की बात करते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आप सात्विकता की ओर जाते हैं। तो उसमें हर चीज़ है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप फैमिली में नहीं रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, पर आप किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे जो आपके लिए खराब है। फूड भी हो सकता है, तो सात्विकता में आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होती है, क्योंकि कई ऐसे फूड्स हैं जो आप पे हावी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा नींद आने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नींद पे कंट्रोल है वो उसको खराब कर देगा, वो फूड। तो आप उस फूड को अलग कर देते हैं कि नहीं, आप किसी भी ऐसी चीज़ को पावर नहीं देंगे कि तुम मुझ पे हावी हो, क्योंकि मालिक मैं हूँ। आपको भगवान ने मालिक ही बनाकर भेजा है, इमोशंस, इंद्रियां, इनके आप मालिक हैं, और इसीलिए आपको हर स्क्रिप्चर में कहा गया है कि इनको कंट्रोल में रखो, इसीलिए कहा गया। पर हम स्लेव बन रहे हैं धीरे धीरे। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्लेवरी से वापस से ओनरशिप की ओर लेकर आया जाता है
कि मालिक तुम हो तो हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ तुम पे हावी नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, धर्म गुरु स्पेशली बहुत सॉर्टेड होता है, उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सॉर्टेड होता है, तो लोग फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स हैं इंडिया में यूथ है, अच्छी बात कोई करता है तो फॉलो भी करते हैं। बाहरी चीज़ें आपको बहुत मिली हैं, समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आध्यात्मिकता को जब आपने अपनाया तो आंतरिक तौर पे आपने 4 क्या बदलाव या 3 क्या बदलाव देखे अपने अंदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनाया एज सच कुछ भी नहीं मैंने। और मुझे ऐसा लगता है हर आदमी स्पिरिचुअल है अंदर से, पर उसको रियलाइज करने में समय लगता है। जैसे धूल बैठ जाती है या सोने पे मान लीजिए धूल बैठी, कोई सोने की चीज़ है उस पर इतनी धूल बैठ गई अब आपको दिख नहीं रहा है, पर क्या इसका मतलब है कि वो सोना नहीं है? सोना तो सोना ही रहेगा। आपको उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी चमक दिखेगी। तो कोई भी ज्वेलरी है, डायमंड्स है, कुछ भी है, जब धूल बैठती है तो थोड़ा काला होने लगता है या धुंधला पड़ने लगता है, तो आपको सफाई करानी पड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, पर कई बार सामने की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बाहरी दिखावों में हम जा रहे हैं, तब उसके बीच में वो थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, सत्संग है, स्क्रिप्चर्स है, ये उस धूल को हटाने का काम करता है। तो मैंने एक जर्नी जी है। मैंने कभी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल होती हूँ, कभी नहीं था। मेरी जर्नी बचपन से चल रही थी और ये चीज़ें इनसे जुड़ी थी। तो अंदर जो स्पिरिचुअलिटी थी ऑलरेडी, वो बहुत जल्दी बाहर आ गई। बस यही है कि है आपके अंदर भी, सबके अंदर है, और उसमें थोड़ी धूल जम गई है। तो ये सब टूल्स है उस धूल को हटाने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि हेल्प मुझे यही किया कि फर्स्ट, बाहरी चीज़ें मुझे जल्दी से ट्रबल नहीं कर सकती। एंड आज के टाइम पे सबसे बड़ा वर्ड इज ट्रोलिंग, कि बहुत जल्दी आपको दुख होता है कि लोग गलत क्यों कह रहे हैं, लोग गलत बातें क्यों कर रहे हैं। नॉट दैट कि कभी मुझे हुआ ही नहीं, हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन शुरुआती टाइम पे हुआ। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को जब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने लगते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस और बढ़ती है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन इज मंत्रास, सत्संग। कि आप जब कथाओं में आते हैं, मैं पर्टिकुलरली कथा में कहती हूँ, हम 3.5-4 घंटे की कथा होती है और उतनी देर कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता। Amazing. और आज के टाइम पे आप सोच नहीं सकते इतनी देर कोई फ़ोन के बिना बैठा है। Exactly. और लोग खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना काम छोड़ छाड़ के आते हैं, अपने ऑफिस छोड़ छाड़ के आते हैं, दुकानें बंद करके आते हैं, जो जनरली नहीं करेंगे दूसरे कामों के लिए। वो इतनी जल्दी इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे, उन्हें समय का पता नहीं चलता, उनके मूड्स बहुत अच्छे हो जाते। तो ये क्यों है कि उनका जो साउंड होता है, सत्संग, जो सत्संगी होता है, जल्दी से डिप्रेशन में भी नहीं जाता। ये सच्ची बात है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का साउंड से भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जो इंसान सत्संगी होता है वो जल्दी से डिप्रेशन में नहीं जाता। ये भी स्पिरिचुअल होने का एक तरीका है। तो फर्स्ट थिंग कि मुझे बाहरी चीज़ें दिक्कत नहीं देती। दूसरा, पेशेंस लेवल, मैं जल्दी से अपना पेशेंस नहीं खोती। आप मुझे अगर गुस्सा दिलाना है तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेगी। मैं एक गलती में जल्दी से गुस्सा नहीं होती कि आपके बहुत 1-2-3 महीने लगेंगे, तब जाके वो एक वॉल्केनो आता है। और उस पर भी इट्स नॉट दैट कि मैं अपना आपा खो जाती हूँ, नहीं, मेरा गुस्सा होने के तब मैं शांत हो जाती हूँ। ठीक है। तो उस पर भी आई ट्राई कि वो चीज़ मुझ पे हावी नहीं होनी चाहिए। गुस्से के लिए भी हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जब मुझे, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, पर जब गुस्सा आता है तो अंदर का राक्षस बाहर आता है। तो मतलब राक्षस है, अगर होगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब आपके अंदर एक राक्षस रहता है, तो अब आपका काम है उसको बाहर निकालना, वरना वो तो आएगा, जब समय मिलेगा वो बाहर आएगा और फिर वो आपके बने बनाए काम को खराब कर देगा। सही, ट्रू। तो स्पिरिचुअलिटी उस राक्षस को खत्म करने का काम करता है। क्या? कि आप पर चीजें हावी नहीं होगी, यानी आपकी हर रिएक्शन का कंट्रोल आपके पास है। मुझे गुस्सा करना भी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मुझे कुछ भी करना है वो मेरी मर्जी से होगा, वो किसी और के छेड़ने से नहीं होगा। और प्लस कंसंट्रेशन, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो फिर आप किसी और चीज से मुझे भटका नहीं सकते, मेरा ध्यान उस पर ही रहेगा। तो ये मंत्रों से होता है, जो मैं मंत्र चैंटिंग रोज करती हूँ, कि आपका ध्यान उसकी तरफ होता है। तो ये एक तरीके का मेडिटेशन है मेरे लिए, जो मंत्रों के चैंटिंग से मुझे मिलता है। तो वो तो ये 3 चीजें जो मेरे काम में, मेरे रिलेशनशिप्स,
फैमिली, क्योंकि आज के रिलेशनशिप मतलब एक ही रिलेशनशिप हो गया है, बट रिलेशनशिप में फैमिली है, परिवार है, फ्रेंड्स है, सबके साथ बहुत हेल्प करता है, मेरे काम में हेल्प करता है, और मेरे पर्सनल यानी जो मेरे साथ मेरा रिलेशन है उसमें बहुत हेल्प करता है. सो आई कैन बी अलोन, कभी भी मुझे वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी. मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर मैं अकेली भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. क्या बात है. तो ये चीज़ें मुझे उन सब चीज़ों से मिली है. ये एंगर इशू का तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ. कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और कुछ ऐसी चीज़ सामने आती है तो गुस्सा आने लगता है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें. और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो शायद आप कंट्रोल कर लिए हो गुस्से को, कभी ऐसा मोमेंट आया था कि आपको बहुत गुस्सा आया, फिर उसके बाद आपको अफसोस हुआ और सोचा कि इसको कर्व करना है या इसको ख़त्म करना है, ऐसा कोई मोमेंट था लाइफ में? सॉरी. अच्छा. बचपन में मोमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, खास करके जब आपको पता है आपने गलती की है, से सॉरी. वो उसी वक्त उस चीज़ को शांत कर देगा. हम मानना नहीं चाहते. एक्सेप्टेंस नहीं. हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है. हम उसको डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि अब ऐसा होगा तो गुस्सा आएगा ना. ये बोलना बंद कर दीजिए कि नहीं, मुझे आया एंड दैट्स रॉन्ग एंड आई एम सॉरी. तो ये चीज़ अपने आप, जो मैनेजमेंट है ना एंगर का, यही मैनेज करने का तरीका है. पर हम डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को कि तुमने ये किया तो आया, ऐसा हुआ तो आया, ये प्रॉब्लम थी तो आया. ये बोलना बंद कर दो. कहीं ना कहीं बोलने से भी हमारी चीज़ें हम जस्टिफाई करने लगते हैं, और वो हमारे दिमाग में भी जस्टिफिकेशन हमको मिल जाता है कि नाउ डोंट से सॉरी, क्योंकि तुमने तो रीजनिंग दे दी ना किस वजह से हुआ. जैसे आपने कहा कि वर्कलोड, तो आपने मान लिया कि वर्कलोड है तो गुस्सा आएगा. ये जनरल है, हर कोई करता है, हम सब करे हुए हैं. लेकिन ये एक समझने की बात है कि आपने बोल दिया दिमाग को, तब तो दिमाग सॉरी बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने तो मान लिया मेरी थोड़ी गलती है. गलती तो काम की थी, गलती तो सामने वाले की थी, गलती तो सिचुएशन की थी, तो वो मैनेज नहीं हो. तो एंगर मैनेजमेंट एक्चुअली मुझे लगता है कई तौर पर एक्सेप्टेंस भी है कि गलती हुई है तो आई एम सॉरी, एंड मेरी पूरी कोशिश हो कि अगली बार ये ना हो. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ सिंप्लीफाई कर सकती है इस गुस्से के प्रॉब्लम को. पर जनरली आज के यूथ में एक्सेप्टेंस को, मैं एक्सेप्ट करूं कि मेरी गलती है, इस चीज़ को आने में बहुत समय लगेगा. तो मीनवाइल अगर कोई सिंपल तरीके हैं कि एंगर को कंट्रोल किया जा सके, शांत हो जाइए. कैसे होंगे? नहीं, गुस्सा जब आता है तो कि आप शांत हो जाइए, या फिर आप जिससे आप प्यार करते हैं आप सामने वाले को बोल दीजिए कि मेरा मूड इतना अच्छा. कई बार बोलना भी तो अच्छा होता है. हाँ. कई बार हम सोचते हैं कि हम मूड ऑफ है, फिर हम घर आते हैं और फिर हम दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में जब आप बोलते हैं कि मेरा मूड ऑफ था, सही बात है, तो सामने वाला तो यही बोलता है ना कि मूड ऑफ था तो बोलना था ना, पहले ही कह दो. हम नहीं करते वो चीज़, पर आपने झगड़े को बढ़ा दिया. आप सोचते कि तुम समझो मूड ऑफ था, दैट्स रॉन्ग. क्यों आपके, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ हर चीज़ में, कि आप दूसरों से क्यों एक्सेप्टेंस रखते हैं कि वो मुझे समझे. आप तो पहले अपने आप को समझिए. आपने खुद ने ही नहीं समझा. अगर समझ लिया होता तो आपने बोल दिया होता कि भाई ऐसी ऐसी बात है. तो थोड़ी देर, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे घर को पता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा मूड आज थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मुझे छेड़ते नहीं है कि ठीक है. लेकिन वही अगर मेरा मूड ऑफ है फिर भी मैं आके बैठूँ पास में, और फिर मुझे कोई ट्रबल करे तो मैं उस पर चिल्लाऊँ, और फिर मैं बोलूँ मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाला तो यही बोलेगा ये बात बोलना था ना. हमको तो यही लग रहा है अचानक से क्यों ऐसे चुप हो गई, अचानक से रूड क्यों हो रही है. दैट्स रॉन्ग. आप अपने मूड की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हैं. और ये हम बाहरी तौर पे भी करते हैं कि हम बाहर जो लड़ाई करके आते हैं, तो बाहर ये भी एक रीज़न मुझे लगता है कि गुस्सा, तो आप बाहर क्यों नहीं चिल्ला कर आते, क्योंकि आपको लगता है आपका पावर वहाँ इतना नहीं है, तो आप घर पे आके चिल्ला रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे, या हस्बैंड वाइफ बच्चों पे. तो आप उस पे चिल्ला रहे हो जो आपसे छोटा है, जो आपसे कम पावरफुल है. तो ये भी कहीं ना कहीं सोच समझ के ही हो रहा है, क्योंकि अचानक से गुस्सा आ जाता है तो वो तो फिर सब पे आना चाहिए. सोच समझ के आता है. जब आपको लगता है मेरे से पावरफुल सामने कोई है, तो आप गुस्से को चुप कर देते हैं. तो जब वहां कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं. तो ये आपके कंट्रोल में है. तो ये बात अपने आप को समझाना भी जरूरी है. एक्चुअली आपको ही आपका अच्छा करना है. मैं आपसे एक दिन, एक सेशन हो सकता है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इट्स नॉट डायरेक्टली आपसे, कि कहीं से भी हम मोटिवेशनल सेशंस करने जाते हैं, कथाएं करने जाते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन मैक्सिमम. मैं लाइफ टाइम तो आपके पास नहीं बैठ सकती.
True. वो तो आपको ही काम करना है और आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बात सच है कि कल मान लीजिए कि मेरे बॉस ने मुझ पे चिल्लाया था, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, या कोई बड़े आदमी ने मुझ पे चिल्लाया था, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। हाँ ये पक्का है, घर आके मैंने वो गुस्सा उतारा था। आपने माने एकदम समझ के काम किया है कि यहाँ तो कर नहीं सकते तो चलो वहां चलते हैं, जो मुझसे घर भी नहीं तो आप अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं आप उन पे चिल्ला देते हैं। दैट्स रॉन्ग। ये सोची समझी चीज है। गुस्सा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हर कोई चाहता है, लेकिन एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं जी, है ना। तो क्या आध्यात्मिकता उसमें मदद कर सकती है तो कैसे कर सकती है? और आपकी लाइफ में कभी डिप्रेशन आया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब जो मैं सोच रही थी वो हो ही नहीं रहा है, कैसे ओवरकम किया उसको? सी स्पिरिचुअलिटी आपको एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है कि आपके ऊपर भी कोई है जो सब काम देख रहा है। अब आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, मेरे लिए शायद वो कृष्ण है, किसी और के लिए राम होंगे, किसी और के लिए कुछ होगा, सबके अपने अपने नाम हो सकते हैं, लेकिन एक हायर पावर है। कोई नाम नहीं भी दे तो एक हायर पावर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो जब आप ये मानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा बैठा है जो मेरा बुरा नहीं कर सकता। मैं ये पर्सनली मानती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी सिचुएशन इस हद तक नहीं ले जा सकती कि मैं बिल्कुल ही हार मान जाऊं कि अब कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे लिए एक बैठा है ऊपर जो मेरा गलत नहीं होने देगा। तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है जो मेरे सोच के अगेंस्ट जा रहा है, जो मैंने प्लान किया है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो मे भी बड़ा प्लान है। मैं जो मांग रही हूँ वो चीज़ उतनी मेरे लिए अच्छी नहीं होगी जितनी वो सोच रहे हैं होगी। तो ये सोच मुझे जल्दी से हार नहीं मानने देती है। अपसेट हो सकती हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं अपसेट नहीं होती, मुझे रोना नहीं आता, सब कुछ होता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। इमोशंस खत्म भी नहीं होना चाहिए, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, इमोशंस होने चाहिए हमारे अंदर, पर वो हावी नहीं होने चाहिए। ये एक साइड है बात का। पर स्पिरिचुअलिटी जो पावर से आपको कनेक्ट करते हैं तो वो डिप्रेशन में इसीलिए नहीं जाने देते, क्योंकि एक मान लीजिए एक आदमी जो नहीं मानता इस चीज़ को, तो वो अपना जो भी 100% है वो देगा और फिर उसको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ दिया, बचा क्या। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर अब क्या करना, कुछ भी नहीं तो सब खत्म। पर वही जो एक मानता है कि एक पावर है, वो उसके लिए खत्म कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मेरा काम तो हो गया, अब उसका बचा है, उसको करने दो। आपने कई एक बार ही ना सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देखते हैं कि एक भगवान की फोटो है और उनके हाथ में एक बड़ा सा टेडी बेयर है पीछे और सामने एक छोटी बच्ची खड़ी है, उसके हाथ में एक छोटा सा, भगवान वो मांग रहे हैं उससे और भगवान को वो कह रही है कि पर मुझे बहुत पसंद है। तो एक्चुअली वो पिक्चर आपको पोर्ट्रे कर रहा है कि भगवान आपसे आपकी खुशी जो छोटी है आपको वो मांग सकते हैं कई बार, यानी आपको जो चाहिए नहीं मिल सकता है, पर आपको नहीं पता कि पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेयर रखा है जो आपके लिए ही है, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है। हमको हर चीज़ तुरंत चाहिए, मिला क्यों नहीं? क्योंकि आपको तुरंत, आप कुछ भी सर्च करिए सेकंड्स में मिल जाता है। इसलिए आजकल लोगों का लोगों से ही नहीं रिलेशन अच्छे से कनेक्शन बन पाता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। इंसान मशीनों की तरह काम नहीं करते, इंसान अपने पेस पे ही काम करेंगे और मशीन अपने पेस पे काम करती है। तो लोगों को लगता है इनको छोड़ो, मेरे को जो सेकंड्स में हर चीज़ मिल जाए मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही है। यहाँ पे हम चाहे मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज है, हम सबकी ओर जा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों से, नेचर से, इन सब से हमारा जुड़ाव कम होता जा रहा है। और जैसे ही फिर कभी अचानक होता है तो वो इन चीज़ों की ओर लेकर जाता है, क्योंकि अब आदत नहीं रही होने की। तो अचानक से हो जाए तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो मुझे पर्सनली उस दौर का कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास भगवान पे बहुत ही ज़्यादा है और ये समय दौर बहुत बढ़ता गया है। तो अब तो कोई भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी गलत होता है मेरे प्लानिंग, फॉर एग्जांपल कोविड। अब कोविड में आप सोच भी नहीं सकते मेरे कितने बड़े बड़े प्लान्स थे, हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे थे और सब कुछ हो चुका था कि बस अब तो उतरना ही है, काम करना ही है। एंड देन अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब कुछ बंद हो गया, प्रोग्राम्स बंद हो गए, कथाएं बंद हो गई। बट उस वक्त भी हमारा यही था कि मेरे पापा ने मुझसे यही कहा कि ठीक है काम तो नहीं है,
पर जब था तब तुम बहुत एक्सक्यूजेस देती थी कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज गेन करने का ठीक से समय नहीं है, मैं महीनों तक बाहर रहती हूँ, मैं क्या करूँ। लाइक अब है, अब काम करो, अब पढ़ो। तो मतलब वो एक जो सैड फेस हो सकता था कि मेरे तो सारे प्लान्स ख़त्म हो गए, मैंने क्या सोचा था क्या हो गया, वो तुरंत से ख़त्म होके कि नहीं ये मिला है तो ये किसी और चीज़ के लिए मिला है, तो मेरे लिए ये नॉलेज गेन करने का समय था कि जो मुझे इतने समय से नहीं, फैमिली के साथ समय बिताने का समय था जो मुझे नहीं मिलता था, मैं महीनों बाहर रहती थी। तो वो तो तुरंत हमने उस चीज़ को मोड़ दिया, ये सोच के कि अगर भगवान ने दिया है तो सोच समझ के दिया है। तो ये सोच मुझे हार मानने नहीं देती। नहीं, आपको सुन के और मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही कि आध्यात्मिकता का मतलब एक मेडिसिन या दवाई नहीं है जो आपको दिया और बट ठीक हो गया। जी। इट विल टेक टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता एक तरह का हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है जो रूट वे से उसे ख़त्म करेगा, पर समय लेगा, जी। उसके जवाब आपको देगा कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और वो अगर क्यों हो रहा है पता लग गया तो शायद आप रूट वे पे काम करके उसे ठीक कर सकते जी। हो। वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें आपका काम बहुत ज़्यादा है। बाकी चीज़ों में हो सकता है कि आप डॉक्टर्स के पास चले गए, यहाँ वो काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ दवाई लेने का काम करना है, पर यहाँ पे मैक्सिमम काम आपको ही करना है। कि आपको एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान को देखते हैं तो भगवान का काम केवल रास्ता दिखाना था, क्योंकि लड़ने को तो पूरा महाभारत अगर वो लड़ते तो वही खत्म कर देते और सेकंड्स में आप पलक झपकते ही खत्म कर देते, पर उनका काम वो नहीं है। उनका काम केवल है कि ये रास्ता है, ये सही है, ये गलत है, चलना तुमको है, चलना है, गिरना है, उठना है, जो करना है वो तुमको करना है। ये जानते वो पीछे खड़े हैं, अर्जुन जानते थे भगवान सामने बैठे हैं, पर ये भी जानते थे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो जो करना है वो मुझको ही करना पड़ेगा। तो साथ देने के लिए वो है, पर हाथ पकड़ के चलाने के लिए नहीं है, वो चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता भी यही है कि आपको लोग बता सकते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, पर आपको करना खुद ही पड़ेगा, और उसमें बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं ना, खुद पे काम करने में समय लगता है, तभी वो निखार आता है। लेकिन निखार अब जैसा मैंने कहा, मशीनें हैं, सब है, एप्स है, वो तुरंत आपको मिल गया तो लोग अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं कि नहीं मुझे तो मिल रहा है। तो वो आदत, एक आप समझिए दिमाग पे एक आदत पड़ रही है, खुद पे काम करना बंद करके हम उसको बाहरी कैसे घुमा फिरा के कर दे काम मशीनों के द्वारा, उस पर ज्यादा फोकस हो गया है, बल्कि इसके कि नहीं वो काम मैं खुद कैसे करूं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको इसकी ओर, है ना, कि बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये आपको इतनी चीजों की ओर लेकर जा सकती है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है फॉर अ बेटर कॉज, जो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको इतना पावरफुल बना सकती है कि जो भी आपको लग रहा है कि एक छोटी चीज भी आपके बस की नहीं है, वहीं आपको लगेगा दुनिया में ऐसा क्या है जो मेरे बस का नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म से थोड़ा हटते मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं आपको सिर्फ एक ही एंगल से देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है आप भी इंसान हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज आध्यात्म के अलावा क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना समय हर चीज़ के लिए मिलता नहीं है अब, पर मोस्टली अगर जब भी मिलता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिली पर्सन हूँ।